हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम आर रिकॉर्डेड अ टू रीडिंग ऑफ मास। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3.0 ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमको यहाँ से देखना है कि किस स्टूडेंट का जो डाटा है वो करेक्ट है, ए स्टूडेंट का या बी स्टूडेंट का। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज रीडिंग लाते हैं। तो हम पहला निकाल लेते हैं एवरेज रीडिंग इसकी ए की। एवरेज रीडिंग निकालते हैं ए की, तो क्या होगा, पहले का एक्सपेरिमेंट कितना है 3.01 प्लस के साथ 2.99 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आ जाएगा 6.00 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया हमारे पास 3.00। अब हम स्टूडेंट बी की निकालते हैं रीडिंग, यानी स्टूडेंट बी की जब रीडिंग निकालते हैं तो इसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो क्या है 3.05 प्लस के साथ में 2.95 डिवाइडेड बाई 2। तो ये निकल के आ जाएगा 6.00 डिवाइडेड बाई 2। इसकी भी जो वैल्यू हमारी आई 3.00। अब यहाँ से तो दोनों की वैल्यू तो इक्वरेट आ गई, तो क्या हमारा आंसर जो है वो सेकंड जाएगा, नहीं जाएगा। इसका आंसर जो है वो सेकंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं, रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्या दोनों स्टूडेंट की हमारी वैल्यू सेम आ गई है, तो यस। तो हमारा आंसर क्या जा सकता है, सेकंड ऑप्शन। दोनों लोगों की जो एवरेज है, जो वैल्यू है वो सेम है। लेकिन अगर दोनों में अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट क्लोजेस्ट कौन है, मोस्ट क्लोजेस्ट कौन है, तो हमारा जो मोस्ट क्लोजेस्ट है वो कौन है, स्टूडेंट ए है। स्टूडेंट ए है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ए में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1 का। डिफरेंस कितना है 0.01 का डिफरेंस है। जबकि अगर स्टूडेंट बी का अगर देखा जाए तो स्टूडेंट बी में कितने का डिफरेंस है 0.05 का है ना। तो स्टूडेंट बी में जो डिफरेंस है वो कितना है 0.05। तो जो मोस्ट क्लोजेस्ट है वो कौन है, स्टूडेंट ए है। लेकिन ऐसा हमारे क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेजर द टेम्परेचर फॉरेन हाइट स्केल। तो हमको फॉरेन हाइट स्केल पे टेम्परेचर दिया गया है, हमको डिग्री सेल्सियस स्केल पे चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमको इसका रिलेशन आता है डिग्री फॉरेन हाइट। तो डिग्री फॉरेन हाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। तो हमको ये दिया गया, रख देते हैं 200 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। तो 32 इधर आ जाएगा, तो 200 माइनस 32 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा कितना आएगा 168 आ जाएगा। 168 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हमारा क्या चला गया, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन द सोल्यूशन ऑफ इफ पर 500 ml। तो हमको वैल्यूम दिया गया है 500 ml दिया गया है, ठीक है। और हमको जो वेट है किसका, NaCl का, तो हमको वेट दिया गया है 5.85 ग्राम, ठीक है। हमको क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं NaCl का। मॉलिक्यूलर मास NaCl का निकालेंगे, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये निकल के आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं यहाँ से मोलरिटी का जो फार्मूला होता है, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। इसमें रखते हैं, लीटर में रखते हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं मोल कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा अगर मैं मोल निकालूँ तो मोल इक्वल टू मास कितना दिया गया है 5.85, मॉलिक्यूलर मास 58.5। तो यहाँ से हमारा जो मोल आ जाएगा वो 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 0.1 मोल। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 0.1 मोल अपान में वैल्यूम कितना है 500 ml है, लीटर में करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाए ऊपर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारी जो मोलरिटी आ जाएगी वो 0.2 मोल पर लीटर आ जाएगी। ये इसकी क्या निकल गई, मोलरिटी निकल गई। तो 0.2 मोल पर लीटर किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर हमारा थर्ड चला गया। मोलरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोलरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या है, वैल्यूम आ जाता है ना। तो वैल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज वैल्यूम आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। वैल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इस वजह से जो है मोलरिटी भी है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जिसके फार्मूले में वैल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ अ 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन इज डायलेटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमको क्या दिया गया है,
कि एक सोल्यूशन है, उसकी मोलरिटी मैं M1 मान लेता हूँ 5 मोलर, उसका वैल्यूम मैं मान लेता हूँ 500 ml, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसको जब डाइल्यूट किया गया है तो क्या कहते हैं, डाइल्यूट करने के बाद में उसका जो वैल्यूम हो जा रहा है V2 कितना हो गया है 1500 ml हो गया ठीक है, 1500 ml हो गया, ठीक है। तब इसकी मुझे मोलरिटी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल दोनों में सेम है। तो क्या है, नंबर ऑफ़ मोल क्या है, सेम है। नंबर ऑफ़ मोल क्या है, सब में सेम है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल को बराबर कर देंगे। तो पहले वाले का मोल बराबर दूसरे वाले का मोल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो पहले वाले का क्या मोल आएगा, क्योंकि यहाँ से मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल अपान में वैल्यूम। तो मोल इक्वल टू में मोलरिटी इंटू में वैल्यूम आ जाएगा, ही रख देंगे। तो मोलरिटी M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। M1 कितना है हमारा 5, V1 कितना है 500 इक्वल टू M2 चाहिए, इंटू में V2 कितना है 1500। ये दो जीरो से कट गया है ना। तो ये कितना आ जाएगा 25 अपान में 15, ये आ जाएगा हमारा M2। तो ये हम को देख लेना है। तो कितना चला जाए, 15 1 जा 15, कितना बचा 10 बचा, 100 हो गया, 15 6 जा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, जो मोलरिटी आ जाएगी वो 1.66 मोलर आ जाएगा। तो हमारा आंसर सेकेंड चला गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, विच ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कौन रख रहा है, तो नंबर ऑफ एटम जिसका ज़्यादा होगा उसका मोल ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ एटम जो होता है जिसका ज़्यादा उसका मोल ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मोल का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, मोल का जो फार्मूला होता है, मोल इक्वल टू में वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, और क्या होता है नंबर अपान में अवोगाड्रो नंबर होता है। एक होता है वैल्यूम किसका, ऑफ गैस, अपान में 22.4, किस में वैल्यूम रखते हैं, लीटर में रखते हैं ना, ये लीटर में रखते हैं वैल्यूम। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से चाहिए। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो इसका जो मोल आएगा, इसका मास 4 है, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 है, तो इसका मोल आ गया 1 मोल आ गया। सोडियम का निकालना जाए तो इसका 46 है, मॉलिक्यूलर मास 23 होता है, तो इसका 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम का कितना, 0.40 डिवाइडेड बाई कैल्शियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 40 होता है, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। अगर हीलियम का निकालूँ तो यहाँ पे 12 दिया गया, मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, तो इसका 3 मोल आ जाएगा। तो जिसका मोल ज़्यादा उसका नंबर ज़्यादा, है ना। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो जिसका मोल ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, एटम ज़्यादा। तो हमारे पास मोल किसका ज़्यादा, 12 ग्राम हीलियम का। तो आंसर हमारा 4th चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हमको दिया गया है, ठीक है, ब्लड में 0.9 ग्राम पर लीटर। वाट विल बी द मोलरिटी ऑफ अ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ग्लूकोज का हमको मोलरिटी चाहिए, कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू में मोल ऑब्सोल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी चाहिए ना, कि मोलरिटी चाहिए। तो मोलरिटी अगर लाना होगा तो हम यहाँ से ला सकते हैं, ये क्या हो जाता है हमारा वैल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। हाँ, मोलरिटी के केस में वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं ना, ये लीटर में रखते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, 0.9 ग्राम पर लीटर। तो 1 ग्राम में 1 लीटर में, है ना, तो 1 लीटर में 0.9 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, 0.9 ग्राम ग्लूकोज है। तो यहाँ से हम इसका मोल निकाल सकते हैं। मोल कितना आ जाएगा, मास 0.9 अपान में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 180 ग्राम होता है। जब निकालेंगे एलिमेंटल फॉर्म में तो 180 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 180 कर देंगे। तो जो यहाँ से जो निकल के आता है हमारा फार्मूला वो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ मोल आ जाएगा। अब यहाँ से मोलरिटी चाहिए, वैल्यूम कितना लिया गया 1 लीटर। तो मोल यानी 5 × 10⁻³ अपान में वैल्यूम किस में रखेंगे, लीटर में 1, तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³। इसको लिख सकते हैं 0.005 मोल है। तो हमारा आंसर क्या चला गया, 3rd ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the molality of a solution containing 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ऑफ वाटर। तो हमको जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, वेट ऑफ HCl का वेट दिया गया कितना, 18.25 ग्राम। और HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा
36.5 आ जाएगा। ठीक, ये 36.50 हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम मोल भी निकाल सकते हैं। तो मोल क्या आ जाएगा, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया, 18.25, अपान में मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया, 36.50। ये जो निकल के आ जाएगा कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। मोल कितना आ जाएगा, सॉरी 0.5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ये कितने टाइम, 5 टाइम है ना, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पे। तो 0.5 क्या आया, इसका मोल आया HCl, 0.5 मोल HCl आया। हमको क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू में मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी इक्वल टू में मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में रखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखते हैं, केजी में। तो मोल आ गया है 0.5। मास ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना दिया गया, 500 ग्राम, केजी में रखेंगे। फिर 500 नीचे, ऊपर जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर ये आ जाएगा 1। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 मोलल आ गया है ना। तो कैपिटल एम नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल एम नहीं होगा। ये क्या है, मोलैरिटी है। कैपिटल एम को हम मोलैरिटी बोलते हैं ना, स्मॉल एम को मोलैलिटी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। तो स्मॉल एम को बोलते हैं मोलैलिटी, कैपिटल एम को मोलैरिटी बोलते हैं। अब मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। तो हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है, उसके पास में नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस के पास में यहाँ पे लिखते हैं, 1 मोल कोई सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस के पास में नंबर ऑफ जो एटम दिए गए हैं वो कितना दिया गया है, नंबर कितना दिया गया है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मॉलिक्यूल दिया गया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन H2SO4। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 में चाहिए। ठीक है, तो पहले निकालते क्या, इसकी मोलैलिटी दी गई तो इससे हमको निकाल लेते हैं मोल। तो मोल क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, मोल क्या होगा, मोलैरिटी इंटू में वैल्यू है ना, किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं। तो मोलैरिटी कितनी दी गई है, 0.02, वैल्यू में कितना दिया गया है, 100 ml। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 0 2 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा, 0.02 डिवाइडेड बाई 10। तो आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मोल आएगा। ये क्या आया, मोल आया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या होता है, मॉलिक्यूल इक्वल टू में मोल इंटू में अवोगाड्रो नंबर। ये हमको अवोगाड्रो नंबर दिया है, ये हमको दिया, इसको वैल्यू उठा के रख देते हैं। 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल है, तो मोल कितना आया हमारे पास में, मोल आया है 2 इंटू 10⁻³ तो 1 मोल में इतना है, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल में कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर 12.044 इंटू ये 23 माइनस का 3 तो 10⁻20 आ जाएगा। तो इतना मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर चला गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमको मास परसेंट चाहिए। ठीक है, तो ये CO2 है। तो जो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल होता है। 44 ग्राम पर मोल होता है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, कार्बन का चाहिए। तो जब जिसका परसेंट लाते हैं है ना, तो परसेंट ऑफ एलिमेंट जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, मास ऑफ एलिमेंट, फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट अपान में मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100 ही आ जाता है। उस किसी भी एलिमेंट का परसेंट निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं परसेंट कैसे आता है। तो हमको कार्बन का परसेंट चाहिए, तो परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है, 44 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 2 से कटेगा तो ऊपर आएगा 6, नीचे आ जाएगा 22, फिर 3 से जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11, तो ऊपर गया 300 डिवाइडेड बाई 11, और 300 बाई 11 करेंगे तो इसका कितना चला जाएगा 27.27। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 27.27% हमारा क्या होगा, कार्बन होगा किसमें, CO2 में। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का टोटल ऊपर मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। तो अगर यहीं से ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन क्या कर देंगे, माइनस कर दो 100 से, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100
माइनस का 27.27 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा 100 है, तो इधर तुम्हारे पास में 30 है तो 70, इधर तुम्हारे पास 72, तो 72 पॉइंट क्या जाएगा 3 है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास में 100 माइनस का 27.27, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.73। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 73.73 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा ऑक्सीजन का परसेंट, किसमें, CO2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से ट्रिक लगाते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया, इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का। इम्पेरिकल फार्मूला CH2 दिया है और मॉलिक्यूलर मास दिया हमको 180 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, तो सिंपल है, तो हमको जब इम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता है उसका इम्पेरिकल मास, तो उसके लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास दिया, तो सबका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। हमको पता है मॉलिक्यूलर मास 180 किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6, ग्लूकोज का C6H12O6 होता, तो यही चेक करना। तो ये हमारे पास में 13 आ गया। तो इसमें जब इसका मॉलिक्यूलर मास सबका निकाल लेंगे, जिसका 180 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा 3rd चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, मास ऑफ 1.5 ml सोल्यूशन। तो हमको 1.5 ml सोल्यूशन का मास चाहिए विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डेंसिटी का फार्मूला। तो डेंसिटी इक्वल टू में, अब दूसरी बात यहाँ से थोड़ी ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू में क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मास का फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम किया जाएगा। अब डेंसिटी हमको 3.12 दी गई है, वॉल्यूम 1.5 दिया गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थोड़े ना करने वाले, तो हम यहाँ से लगाएंगे सबसे मिनिमम, ये बोला सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है। इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। तो मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा तो हमारा आंसर 4.7 होगा और कुछ नहीं होगा। इसके पास देखा जाए तो इसके पास 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, सबके पास 4 4 हैं, लेकिन हमारे पास पहले के पास में 2 केवल सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो क्या बोले, ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है एटम ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो है उसके पास में एक डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है। जैसे CO2 हो गया तो कार्बन है, ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। अगला क्या कह रहा है, एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड। ये तो सही बात है, उसको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगला क्या बोल रहा, कंपाउंड रिटेन्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसके पास नहीं रहती फिजिकल प्रॉपर्टी, जो होती हैं वो केवल प्योर सब्सटेंस के पास होगा, इसके पास नहीं होता। तो क्या होती हैं, सेम नहीं होती, क्विट डिफरेंट होती। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से थोड़ा वेरी करता है, डिफरेंट रहता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कंपाउंड इज फिक्स। किसी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है। जैसे CO2 में कार्बन 1 होगा, जैसे CO2 की अगर बात करें तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 के रेशियो में यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये भी फिक्स होता है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन थर्ड वाला गलत है, तो हमसे गलत पूछा है, तो हमारा आंसर 3rd चला जाएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट के उसकी नहीं होती हैं, वो अलग होती हैं। तो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है ना। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हमको क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी सही है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सही पूछा। तो यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आयरन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर भी आयरन कितने हैं, 4 हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है, 6 हैं, इधर भी 3 2 6 हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे टोटल मास क्या होगा, कंजर्व होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल मास कंजर्व होगा, टोटल मास कंजर्व होगा। तो हमसे ये देखना है कि हम इसे देख लेते हैं। तो जो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है, टोटल मास ऑफ जो आयरन है और ऑक्सीजन है किसमें, रिएक्टेंट में, वो क्या है, मास ऑफ आयरन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में वो क्या है, बराबर है। और ये क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला गया, फर्स्ट चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें क्या बोला, इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। इधर के पास 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये तो फॉलो करता है। इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन, ये नहीं करेगा। इसके अगर करेक्ट लिखी जाए तो करेक्ट इक्वेशन होगा C3H8 प्लस के साथ O2। तो क्या बन सकता है, CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो 3 कार्बन है, सॉरी, इसके पास में 3 कार्बन है तो 3 CO2 होगा, है ना।
3 CO2 होगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो 4 H2O हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर कितना 10, तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे मैं 5 रख दूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5O2। ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे मास कंजर्व नहीं है, तो हमारा आंसर सेकंड होगा। अगर इसमें देखें 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो ये भी कंजर्व है। तो हमारे पास सेकंड वाला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन होता क्या है कि इसमें एक एलिमेंट फिक्स होता है, वो क्या करता है, एक सिंपल रेशियो में दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करता है। तो क्या क्या बोला इसमें, कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, एक CO2 बनाता है, एक CO बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास क्या है, वो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास कार्बन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे कार्बन है 12 ग्राम, है ना, और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है। यहाँ पर कार्बन कितना 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम। तो इस रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना होगा, यहाँ पे 2:1 है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो इसका हुआ फिक्स मास ऑफ कार्बन इन द सिंपल रेशियो ऑफ द 2:1, है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे कार्बन का जो 12 पार्ट है वो 32 पार्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाता है, 12 पार्ट जो है कार्बन का वो 16 पार्ट जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके बनाता है। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा इसका, है ना, 32 और 16 का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा पहले और दूसरे में, तो यहाँ से निकल के चला आएगा, पहले में 32 है, दूसरे में 16 है, तो 2:1 रेशियो है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो है 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब मल्टीपल ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट HDP, 1 मोल ऑक्सीजन जो है HDP किसके बराबर होगा, तो हम देखते हैं। तो यहाँ से मोल का फार्मूला क्या होगा, मोल इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं, हमको यहाँ पे नंबर चाहिए ना, तो एक होता है यहाँ से मास अपन मोलर मास, तो बोल सकते हैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ मास अपान मोलर मास हो सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर अपान अवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात भी करेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस उधर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम कितना, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसका मोल रख देंगे 1 मोल, तो नंबर अपान में अवोगाड्रो नंबर, तो नंबर कितना निकल के चला जाएगा, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अवोगाड्रो नंबर कितना होगा 6.022 × 10⁻23। ये ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। तो आंसर हमारे पास क्या जा सकता है, एक तो हमारे पास फर्स्ट चला गया। और देख लेते हैं, अगर यहाँ से इसका मैं क्या करूँ, वेट निकालूँ, तो वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल बराबर में वेट अपान मॉलिक्यूलर मास 32, तो वेट आ जाएगा इसका 32 ग्राम, है ना। तो इसका आंसर 4th भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हो गया, 4th हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH के साथ में, क्या बनाता है, Na2SO4 बनाता है, साथ में वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4 क्या करता है, रिएक्ट करता है 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो कितना अमाउंट जो होगा वो सोडियम सल्फेट का बनेगा और उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो हमको पूछना चाह रहा है मोलरिटी, कुल मिला के मोलरिटी पूछना चाह रहा है और वेट पूछना चाह रहा है, हमको ये पूछना चाह रहा है। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, 1 लीटर जो है 0.1 मोलर H2SO4 के पास अगर देखा जाए तो मोल कितना है, 1 लीटर में इतना कंसनट्रेशन, तो 1 लीटर में इतना मोल होगा। तो 0.1 मोल क्या होगा, H2SO4 होगा। ठीक है, और अगर हम देखें NaOH के साथ में, तो NaOH का कितना 0.1 मोलर NaOH है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी 0.1 मोल आ जाएगा NaOH। ठीक है, तो दोनों का मोल क्या है, बराबर है। तो हमको क्या चाहिए, दोनों का मोल बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये तुम्हारा 0.1 है ना, ये क्या कर रहा है 0.1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना करेगा 0.2 करेगा, तो इस रेशियो में कंबाइन हो जाएगा। तो वही हमको निकाल लेना। तो यहाँ से मास आप Na2SO4 अगर निकालें तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 सोडियम है तो कितना 2 पार्ट बन जाएगा। तो इसका मोल कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 मोल Na2SO4 बनाने के लिए, है ना, तो जब हमारा 0.1 मोल NaOH से क्या बनेगा, 0.1 मोल NaOH से क्या बनाता है, 0.05 मोल क्या बन जाएगा हमारा Na2SO4। 0.05 मोल Na2SO4 बन जाएगा। कैसे, ये 0.1 मोल है ना, ये कितना है 2 × 0.1 मोल, तो ये भी 0.1 मोल बनाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, 0.1 से चाहिए, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल = 0.1 / 2, यानी कितना आ जाएगा 0.05 मोल। तो ये आ जाएगा हमारा इसका कितना
एक NaOH से 0.05 मोल, ठीक है, ये हमारा बन गया। ओके, 0.05 मोल। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसका अगर मैं मास निकालूँ, मास, तो मास इक्वल टू में मोल इंटू मोलर मास। तो इसका मोल कितना है 0.05 इंटू मोलर मास। निकाल लेते हैं Na2SO4 का, Na2SO4 का 23 इंटू में 2 सोडियम है, सल्फ़र का 32 होता है प्लस के साथ 16 गुणे 4। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 46, ये 32, ये 64, 46 कितना आ जाएगा 110। तो 110 प्लस में 32 कितना आ जाएगा 142, ठीक है। तो कितना आ गया 142। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, है ना, तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा कितना, क्या कहते हैं 7.10। इसके आंसर जो आ जाएगा 7.1 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो 7.1 ग्राम, 7.10 ग्राम जो है ये हमारा NaOH बनेगा। और इसकी मोलरिटी चाहिए तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोलरिटी क्या होता है, मोल अपान में वैल्यूम। तो मोल कितना आया 0.05 और वैल्यूम कितना है 1 लीटर, ये रहा तो 1 लीटर, ये रहा तो कितना बनेगा 2 लीटर बन जाएगा, है ना। तो टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा 2 लीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.025 क्या होगा मोल पर लीटर। तो इसका आंसर चला गया तीसरा। तो दूसरा तीसरा इसका दोनों आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, विच आर द फॉलोइंग पेयर है जो सेम नंबर ऑफ एटम, इनमें से किस पेयर में सेम नंबर ऑफ एटम अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको मोल चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर मैं मोल निकालूँ ऑक्सीजन के मोल, तो मोल ऑफ O2 कितना होगा 16 ग्राम, अपान में ऑक्सीजन कितना होगा 32, 0.5 मोल, है ना। हाइड्रोजन का अगर मैं निकालूँ तो 4/2 बराबर 2 मोल, इसके पास 2 मोल है, इसके पास 0.5 मोल है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, सेम नहीं है। अगला देखते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इससे कितना आ जाएगा निकाल लें 0.5 मोल, ये आ जाएगा, है ना। और 44 ग्राम ये रहा तो 44/44 कर देंगे, 44/44 ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, ये 0.5 है, ये 1 मोल आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 28 ग्राम नाइट्रोजन है ना, तो क्या करोगे नाइट्रोजन का अगर मोल निकालोगे तो 28 अपान में नाइट्रोजन का भी 28 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन का निकालें, ऑक्सीजन का अगर मैं मोल निकालूँ तो ऑक्सीजन का 32 दिया गया वेट, मॉलिक्यूलर मास भी 32, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 मोल। तो एक तो ये हो सकता है, दोनों का मोल सेम है। अगला क्या कर सकते हैं, कार्बन निकालें, कार्बन का मास 12, मॉलिक्यूलर मास 12 कितना आ जाएगा 1 मोल इसका आ जाएगा, ठीक है। सोडियम का निकालें, सोडियम का 23 अपान में 23, इसका भी 1 मोल। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा चौथा दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो 23 थर्ड वाला हो गया और फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज सेम कंसंट्रेशन, इनमें से किस सोल्यूशन में सेम कंसंट्रेशन होगा। सेम कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ से हमको क्या निकालना होगा मोल। तो मोल निकालते हैं, NaOH का अगर मैं मोल निकालूँ NaOH का, तो मोल ऑफ NaOH अगर निकालूँ तो क्या बनेगा मास यानी कि 20 अपान NaOH का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालो तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा 16 1 17, 23 + 17 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो NaOH का 40 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल। तो मोलरिटी इक्वल टू में 0.5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू में 1000, 10 ये कितना आएगा 5, तो 5 25 आ जाएगा 0.25, है ना। तो ये क्या होगा 0.25 आ जाएगा इसका कंसंट्रेशन, इनमें से इसका आ जाएगा 0.25 कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया 0.5 मोल KCl दिया, इसका कितना 200 ml दिया गया, ठीक है। इसका कितना 200 ml सोल्यूशन दिया गया, तो इसका निकाल लेते हैं ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका 2.5 आ गया। और देख लेते हैं किसका हो सकता है मोलरिटी, किसकी सेम है ये पूछा है। तो इसका निकाल लेते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 1000, है ना। तो ये वाला इससे कट गया, ये कितना आ जाएगा 5, तो ये 0.5 × 5 बराबर 2.5 मोलर। तो इसमें से पहला एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं, इसमें कितना होगा मास 40 है, मॉलिक्यूलर मास भी 40 है, तो ये 1 मोल आ जाएगा, ये 1 मोल होगा, है ना। तो इसकी मोलरिटी निकालोगे तो इसकी मोलरिटी आ जाएगी 1 अपान में 100 इंटू में कितना आ जाएगा 1000, ये 0 कट गए, तो इसकी आ जाएगी 10 मोलर, है ना। इसकी 10 मोलर आ गए। इसकी निकालें 20 अपान में पोटेशियम का कितना हो जाता है, पोटेशियम का अगर निकालें पोटेशियम का हो जाता है यहाँ पे 56, पोटेशियम का 56 इंटू में क्या हो जाएगा 1000 मॉलिक्यूलर मास अपान में वैल्यूम कितना, ये हमारे पास इतना, तो ये कितना आ जाएगा लो टोटल 5, ये कितना आ जाएगा 100, तो 100/56, ये तो और कम आ जाएगा। तो ये निकल के आ जाता है 1.785 मोलर। तो हमसे बोला किसकी सेम है, तो एक तो पहले में 0.5 आ रही है, सॉरी पहले में कितनी आ रही है
2.5 आ रही, दूसरे में भी 2.5 आ रही। तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। 16 ग्राम ऑक्सीजन के पास निकाले थे मोल जिसका सेम होगा उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल भी सेम होगा। तो मोल ऑफ O2 कितना होगा, 16 ग्राम, अपान में O2 है तो 32, कितना जाएगा 0.5 मोल। तो हमको देखना 0.5 मोल किसके किसके पास है। तो इसका कितना 16, अपान में ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ये 28 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन का 28/28, इसका तो 1 आ जाएगा। इधर नाइट्रोजन का 14/28, कितना आ जाएगा 0.5। हाइड्रोजन का निकालें 1/2 बराबर 0.5। तो इनमें से तीसरा और चौथा 2 ऑप्शन जा सकते हैं। तीसरे और चौथे में 2 लोगों में जो है 0.5 दिया है ना, इसमें जो है 0.5 हमसे पूछा था, तो 0.5 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस, कौन से एलिमेंट टर्म हैं वो यूनिटलेस होते हैं। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, है ना, और मोलैलिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन इनकी क्या होती है, यूनिट लेस होती है। ये क्या है, यूनिट लेस है, तो हमसे यूनिट लेस पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज गिवन बिलो। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो क्या है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड, क्या दिया है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड कब बनते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं किसी फिक्स रेशियो में। तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा जो है इसको फॉलो नहीं करता, इसको कौन सा ये फॉलो नहीं करता। तो ये जो फॉलो नहीं करेगा किसको देखते हो करता है। तो पहला क्या करेगा हमारा जो है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास इसको फॉलो करता है, इससे क्या कहते हैं, इससे कौन सा रिलेटेड नहीं, नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो इसमें जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है ना, लॉ ऑफ गैसेस कॉम्बिनेशन भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करेगा, है ना, अवोगाड्रो लॉ फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारा केमिकल चेंजिंग होते हैं, इस वजह से जो है कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो करता। तो इसका रीजन क्या हुआ, ड्यू टू क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज, ड्यू टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने की वजह से मास क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा, मास नॉट कंजर्व। केमिकल चेंज होने की वजह से क्या होगा, फिजिकल या केमिकल, तो इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें वैलिड नहीं होगा, तो रीजन ही दे सकते हैं कि इसमें जो है केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अवोगाड्रो लॉ में क्या कह सकते हैं, इनमें जो हो सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, ये इस कंडीशन में सेम होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है नीट 25 में यहीं से आया था, यहीं से नीट 25 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अब देखते हैं, वाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम, है ना, वाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम हमको चाहिए। तो एक कार्बन एटम का मास निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एक कार्बन का 12 होता है, अपान में अवोगाड्रो नंबर कितना होगा 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ से जो निकल के आता है कितना आ जाएगा 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। ये क्या है 12 ग्राम, ये क्या है एक 12 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, इतना यहाँ से निकाल लेंगे अपना जो है मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ से बोला हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट, सबसे इसमें क्या कहते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता 5.4415। तो हम इसमें क्या लेंगे, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 है। तो हम 3 वाला लें या 2 वाला लें, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम को प्रेफर करते हैं। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5.4, है ना। तो इसका आंसर 5.4 हो गया। व्हाट इज सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ मोल, SI यूनिट ऑफ मोल का सिंबल क्या होता है, इसकी सिंबल क्या होता है, इसका अगर सिंबल देखा जाए तो क्या लिखते हैं, MOL लिखते हैं खाली, है ना। तो मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल को डिफाइन करते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट ही क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी क्या होती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आप क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कैल्शियम फास्फोरस ऑक्सीजन इन, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट हमको क्या चाहिए, मास परसेंट चाहिए, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले निकालते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का ट्वाइस। तो 3 कैल्शियम का कितना हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम का जो होता है वो 40 होता है, प्लस के साथ फास्फोरस का 2 है, एक फास्फोरस का 31 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 8, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ से जो निकल के आता है
वो हमारा आ जाएगा 310। ठीक है, तो 310 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास। हमको कैल्शियम का चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का चाहिए होगा, कैल्शियम है कितने 3, तो क्या करना होगा 3 गुणे कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 40 अपान में टोटल कितना है 310 मल्टीप्लाई बाई 100, ये निकल के आ जाएगा कितना 38.71%। ठीक है, और हमको क्या चाहिए फास्फोरस का भी चाहिए, ऑक्सीजन का भी चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस कितने हैं 2 एलिमेंट हैं, एक फास्फोरस का 31 होता अपान में 310 मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया, तो टोटल कितना आया 20%। ये हमारा फास्फोरस कितना आया 20%। अब हम ऑक्सीजन का निकालें चाहे ना निकालें, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकालना होगा तो क्या करेंगे 100 माइनस 38.71 प्लस के साथ 20%, ये हम उसको क्या कर देंगे ऐड करके माइनस कर दें, तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा 41.29% आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि 45.4 लीटर डाई नाइट्रोजन N2 है, रिएक्ट करता है 22.7 लीटर डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ में, तो जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है N2O वो 45.4 लीटर बनता है। तो विच लॉ इज बीइंग ओबे, तो इनमें से कौन सा लॉ जो है फॉलो करता है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है N2 प्लस O2 से क्या बनेगा N2O बनेगा, तो यहाँ से 2 N2 दिए हैं तो यहाँ पे 2 N2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना है, यहाँ से दिया गया कितना 45.4 लीटर, ये कितना दिया गया है 22.7 लीटर, ये कितना दिया गया 45.4 लीटर। तो हमको क्या चाहिए, अगर मोल लाना होगा सबके क्या करेंगे सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल का क्या होता है मोल अपान STPP है ना, कुछ ना बोलेगा STPP, तो STPP कितना होता है 22.4 होता है, सॉरी 22.7 यहाँ पे है ना, तो 22.7 हो जाएगा। ये कितना होगा 22.7, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा है ना, ये 1 आ जाएगा। पहला वाला इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, दूसरा वाला भी 2 आ जाएगा। मतलब 2 मोल N2 जो है 1 मोल O2 के साथ में जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल N2O बनता है ना, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा 2:1:2, 2:1:2। तो ये किसको फॉलो करता गैस हैं, तो जो फॉलो करेगा वो गैलुशैक लॉ ऑफ गैसेस वैल्यू है ना। तो क्या प्रूफ हो गया, ये क्या है किसको फॉलो करता है गैलुशैक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू, ये गैलुशैक लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इफ़ 2 एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक कंपाउंड से ज़्यादा अगर 2 एलिमेंट मिलजुल के बनाते हैं, द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर द होल नंबर रेशियो। तो क्या कहना चाह रहा है कि 2 एलिमेंट हमारे पास में हैं, वो जो है एक से ज़्यादा कंपाउंड को बनाते हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट का जो मास है वो कंबाइन करता है किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के रेशियो में। तो ये क्या है, इस दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो यस ऐसा होता है। क्यों ट्रू है, कि अगर ट्रू है तो किस लॉ को फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ, क्योंकि मल्टीपल है ना, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं 2 एलिमेंट जो है, तो किसको फॉलो करे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करता है, प्रपोर्शन इसको फॉलो करता है। आप क्या कहते हैं, कोई एक एग्जांपल देना तो एग्जांपल दे सकते हैं। तो एक हमारे पास एग्जांपल के H2O2 वाला दे दो, तो H2O2 से क्या बनता है H2O बनता है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते तो क्या बनाता है 18 ग्राम पानी बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ दे सकते हैं H2 + O2 से क्या बनता है, H2 + O2 से क्या बन जाएगा हमारे पास में H2O2 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है 2 ग्राम ये है, और ये कितना 32 ग्राम है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 34 ग्राम आ जाएगा। अगर इसको बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 लेना पड़ेगा तो ये 4 ग्राम हो जाएगा है ना, और ये 32 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसको अगर सिंपलेस्ट रेशियो बना दोगे तो इसको क्या करोगे 2 कर सकते हैं या 16 कर सकते हैं, ये 16 कर सकते हैं, ये 18 हो सकता है। तो 2 16 18 ही आ जाएगा है ना, और यहाँ पर 2 ग्राम है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम क्या है फिक्स है, यहाँ पे भी 2 ग्राम सिंपलेस्ट रेशियो में, यहाँ पर भी 2 ग्राम है। तो ये हमारा क्या होगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर रेशियो देखा जाएगा ऑक्सीजन का रेशियो है ना, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, तो किस रेशियो में, मास ऑफ ऑक्सीजन किस रेशियो में है, तो लिख सकते हैं थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो क्या मास ऑफ ऑक्सीजन किस रेशियो में है
पहले वाले में कितना है 16, दूसरे वाले में 32, तो रेशियो क्या आ गया 1:2। तो 1:2 के रेशियो में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हमको एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का चाहिए। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है m1x1 प्लस m2 x2 अपान में x1 प्लस x2। m1 क्या है, मास है। ठीक है, तो मोलर मास कितना दिया पहले वाले का 1। अब पहले की क्या परसेंटेज है, ये x1 है, ये क्या है x2 है, ये m1 है, ये क्या है m2 है। ठीक है, m1 कितना 1, इसका कितना 99.985। ठीक है, m2 कितना है 2, इसका कितना 0.015 डिवाइडेड बाई, इसको कर दोगे तो टोटल 100 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे कितना निकल के आ जाएगा हमारा 1.00015 यूनिफाइड, है ना। ये हमारा इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाता है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाई रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl विद ग्रेनुलेटेड जिंक फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या कहना है, ये हमको रिएक्शन दी गई है। कैलकुलेट द वैल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट HTP when 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विद HCl 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर वैल्यूम एट HTP। एटॉमिक मास ऑफ जिंक आपको दिया है, तो हमको क्या निकालना है कि हाइड्रोजन गैस का वैल्यूम निकालना है। तो हाइड्रोजन गैस का वैल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। जिंक का हमको मॉलिक्यूलर मास दिया कितना 65.3। ठीक है, तो जिंक का कितना है 65.3 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूम चाहिए तो मोल सब के बराबर कर देते हैं। तो एक मोल का फार्मूला क्या होता है, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, है ना। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वैल्यूम ऑफ, हमको किसका चाहिए HCl का चाहिए, अपान में 22.7 हो जाएगा। तो हमको वैल्यूम चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेट कितना दिया गया है 32.65, है ना, दिया है ना। 32.65 जिंक रिएक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा वेट 32.65 रिएक्ट करता है, ये इधर आ जाएगा। तो 22.7 इधर मल्टीप्लाई हुआ, अपान में मॉलिक्यूलर मास 65.3, ये क्या आ जाएगा हमारा वैल्यूम ऑफ HCl का ही वैल्यूम, HCl का वैल्यूम का फार्मूला यहाँ से निकल गया, ये वाला, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो निकल के आता है वो 11.35 लीटर ऑफ H2 कितने पे एट HTP पे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH हमको दी गई है। मोलैरिटी चाहिए सोल्यूशन की, डेंसिटी दी गई है, मोलैरिटी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ला सकते हैं अपना, तो वैल्यूम से हम क्या लाएंगे, मास लाएंगे, है ना। वैल्यूम से क्या लाएंगे, यहाँ से अपना जो है क्या कहते हैं, डेंसिटी दी गई है, तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला क्या बनेगा, तो हमको वैल्यूम निकालना होगा ना। तो वैल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, है ना। वैल्यूम इज इक्वल टू में मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया गया है हमारा, मास कितना है इतना, NaOH का कितना है 1.110 है। ठीक है, अब यहाँ से तो किसका है, इसकी डेंसिटी सोल्यूशन की है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, NaOH का मास ऐड कर देते हैं। तो NaOH का यहाँ पे मास रखते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो मोलर मास NaOH का निकाल देंगे तो 40 ग्राम आ जाएगा इसका मोलर मास NaOH का। ठीक है, और 3 है, 3 मोल रिएक्ट करा तो इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 120। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल मास सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन का मास होता है ना, ये सोल्यूशन का मास है। तो क्या करोगे 120 प्लस के साथ 120 हो जाएगा हमारा क्या ग्राम, ये आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आएगा। ठीक है, 120 आ जाए, ओके। अपान में करते हैं, अपान में क्या होगा तुम्हारा जो है, अपान में डेंसिटी कितना 1.11 है ना, 1.11। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा हमारा 1120 है ना, ये आ जाएगा 1120। अब ये 1120 कैसे आया, पानी कितना है, ये तो सोल्यूशन का है ना, ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट है। तो हमको क्या चाहिए, सोल्यूशन का चाहिए। तो सॉल्वेंट कितना होगा पर kg 1, यानी कि 1000 ग्राम पानी प्लस में 120 ग्राम NaOH, ये जब मिलता है तो क्या बनेगा
1120 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन है और डेंसिटी का कितना दिया है 1.10। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यूम निकल के आएगा 1009 ml, ये वैल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो अगर इसको हम क्या बोल सकते हैं 1.009 ml बोल सकते हैं, सॉरी लीटर। ये कितना आ जाएगा 0.009 लीटर, ये आ गया इसका वैल्यूम आ गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू में मोल अपान में वैल्यूम किसका, सोल्यूशन का इन लीटर में। तो मोल कितना है सोल्यूट का 3 मोल, अपान में वैल्यूम कितना है 1.009। तो कितना होगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा, रहेगा 3 के आसपास ही, लेकिन थोड़ा सा कम आ जाएगा, कितना 2.973। ये है तुम्हारा 3 मोलर ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, है ना। तो लगभग मोलरिटी में मोलरिटी क्या होगी, अनचेंज होगी। आप क्या कहते हैं, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, विल द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बी अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। तो लिखेंगे मोलरिटी है तो मोलरिटी क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी, मोलरिटी अनअफेक्टेड। रीजन क्या होगा, बिकॉज मास कैन नॉट बी चेंज बाई टेम्परेचर, बिकॉज मास कैन नॉट बी चेंज बाई टेम्परेचर। तो मास जो है टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, इस वजह से जो है मोलरिटी जो होगी टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ग्राम NaOH है, 36 ग्राम पानी में घुलता है, तो मोल फ्रैक्शन चाहिए हमको हर कंपोनेंट का सोल्यूशन का। तो मान लेते हैं मोलरिटी जो सोल्यूशन की है, तो हाँ मोलरिटी भी सोल्यूशन की चाहिए, और इसकी जो डेंसिटी दी गई है, ग्रेविटी जो है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो यहाँ से कलर थोड़ा बदलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 है, तो मोल ऑफ NaOH क्या होगा, मास ऑफ NaOH 4 अपान में मॉलिक्यूलर मास 40, तो आ जाएगा 0.1 मोल NaOH आ गया। ठीक है, मोल ऑफ पानी निकालते हैं। मोल ऑफ पानी क्या हो जाएगा, पानी कितना 36 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 18 होता, कितना आ जाएगा 2 मोल, है ना। तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो यहाँ से निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, मोल ऑफ NaOH अपान में टोटल मोल यानी NaOH प्लस के साथ में मोल ऑफ वाटर। तो कितना आ जाएगा, मोल ऑफ NaOH कितना 0.1 अपान में 2 + 0.1, ये हमारा जो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2.1, ये डेसिमल इधर चला गया, तो 1/21, जो 1/21 निकल के आएगा कितना आ जाएगा 1/21। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.0476, ये आ जाएगा इसका मोल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी अगर निकालूँ तो दोनों का समीशन बराबर होता है, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, इसको माइनस कर दूँ तो 1 माइनस 0.0476, तो यहाँ से निकल के आ जाता है 0.9524, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, है ना। ये पानी का मोल फ्रैक्शन आ गया। और हमको क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए, है ना। तो मोलरिटी के लिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो जो मोलरिटी आ जाएगी इस केस में है ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मोलरिटी तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, मोल किसका NaOH का अपान में वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अपान में वैल्यूम किसका ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम सोल्यूशन का रखना होगा। मोल कितना आया 0.1 अपान में वैल्यूम कितना है, वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमको क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml। तो कितना आ जाएगा इसका, हमको डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml कहने का मतलब क्या है, 1 ग्राम जो है सॉल्वेंट, 1 ग्राम सोल्यूट जो है कितने में घुला है 1 ml में घुला है। तो 40 ग्राम सोल्यूट किस में घुला होगा, 40 ml में घुला होगा। तो ये हमारा जो वैल्यूम आ जाएगा कितना आ जाएगा, वैल्यूम निकल के आ जाएगा 40 ml। तो यहाँ पर रख देंगे 40 ml। लीटर में रखना तो ऊपर 1000 चला जाएगा, 1 0 कट गया, तो ऊपर 10/4 आ जाएगा। 10/4 को लिख सकते हैं 2.4 मोलर, इसकी मोलरिटी आ गई 2.4 मोलर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द रिएक्टेंट विच इंटायरली कंज्यूम इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। इन द रिएक्शन 2A + 4B से 3C + 4D बन रहा है, जिसमें 5 मोल A जो है 6 मोल B के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जिसमें रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाते हैं, तो हमको वो देखना है। तो हमको क्या दिया गया है, 2A 4B से क्या बन रहा है 3C + 4D बन रहा है। तो A का कितना मोल है, A का जो है 5 मोल है, ठीक है। B का कितना है 6 मोल है,
तो जो लिमिटिंग रीजन निकालने का फार्मूला होता है तो हम क्या करते हैं, मोल अपान स्टीचियोमेट्री, मोल अपान स्टीचियोमेट्री कर देते हैं। तो अगर मैं ए निकालूँ, है ना, ए का अगर निकालूँ तो ए का कितना 5/2 कितना आ जाएगा 2.5, ये ए का आ गया, ठीक है। अगर मैं बी का निकालूँ, बी का क्या होगा, मोल कितने 6, स्टीचियोमेट्री 4, तो ये 1.5 आ गया। तो सबसे कम कौन आया, ये आया। तो हमारे लिए बी क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बी। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट वही हो, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 1.5 जो है हमारा ये कितना बनाएगा, 1C बनाता है। इससे क्या बनाएगा, 1C बनाएगा, है ना। तो इससे चाहे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को इसके बराबर कर दें। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोल अपान स्टीचियोमेट्री, जिसका दिया हो उसका लिखते हैं। जैसे बी का हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और जिसका निकालना होता है मोल अपान स्टीचियोमेट्री, वो कर देते हैं इनटू बराबर में सी। तो यहाँ से निकाल लेंगे मोल ऑफ बी कितना है, मोल ऑफ जो बी दिया गया है वो हमारा 6 मोल है, स्टीचियोमेट्री 4 है। अब मोल इसका हमको चाहिए, है ना, हमको जो है मोल चाहिए किसका, सी का। तो इसका सी का मोल x मान लेते हैं, इसका स्टीचियोमेट्री 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x कितना आ जाएगा, 6/4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से जो 4.5, तो ये जो हमारा जो सी आएगा, सी का मोल कितना हो जाएगा हमारा 4.5 मोल। तो 4.5 मोल क्या बनेगा, सी बन जाएगा। तो इसको हम लोग जो है हटा देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन करना है तो इसको इधर लिख देते हैं ना एक बार में। तो इसको क्या करना होगा, मोल जो है हमारा बी का, तो 6/4 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर मोल ऑफ सी, है ना। तो आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सी बराबर 4.5 मोल, है ना। तो 4.5 मोल आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं, हमको मैच कराना है तो सबसे पहले मोल ही ना निकाल लें, मोल सबका निकाल लेते हैं। तो ये हमको दिया गया मोल कितना होगा 88/44, यह आ जाएगा 2 मोल। तो 2 मोल CO2 आ जाएगा। इसका कितना मॉलिक्यूल दिया गया है, 6.022 × 10⁻23 क्या है, मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मोल, है ना। तो मोल निकाल लेते हैं, इसका भी मोल क्या होगा, नंबर अपान अवोगाड्रो नंबर कितना दिया गया है 0.06.022 × 10⁻23 डिवाइडेड अवोगाड्रो नंबर भी इतना 0.22 × 10⁻23, है ना। तो ये वाला पूरा कट जाएगा। तो इसका भी मोल कितना आ गया, इसका भी मोल 1 मोल आ गया। पानी भी कितना 1 मोल। ऑक्सीजन का कितना दिया वैल्यूम, तो एक और फार्मूला होता मोल का, तो मोल इक्वल टू वैल्यूम अपान 22.4 होता है। तो ये हमको दिया गया 5.6/22.4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 मोल, है ना। इसका कितना आ जाएगा 1/4 मोल, यानी निकल के आ गया 0.25 मोल, है ना। तो इसका कितना आ गया 0.25 मोल आ गया। अब इसका अगर देखें मॉलिक्यूलर मास कितना 96 / 32, ये निकल के आ जाएगा 3 मोल, है ना। 1 मोल इनी गैस, किसी 1 मोल गैस में कितना होता है, 1 मोल गैस में जो मॉलिक्यूल होता है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है ना। जो मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा वो कितना होगा अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल गैस, है ना। मॉलिक्यूल क्या होगा, गैस का होगा। अब यही हमको यहाँ पे मैच कराना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 में कितना मोल, 2 मोल। तो इसका आंसर क्या चला गया, बी ऑप्शन। सेकंड का क्या है हमारे पास 1 मोल, 1 मोल कहाँ पे, सी पे। तो दूसरे का क्या हुआ, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सी में कितना दिया गया 0.25 मोल पहले में है। तो तीसरे का क्या हो गया, पहला। इसमें कितना 3 मोल, 3 मोल इसमें ई में, तो चौथे का ई हो गया। इसमें 1 मोल में कितना, इतना मॉलिक्यूल, तो इसका क्या हुआ डी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मोलैरिटी, है ना। तो मोलैरिटी का यहाँ पे क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एक होती है मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, ये ई हो गया। तो पहले का क्या चला गया, ई चला गया, है ना, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिटलेस होती है। मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस है। तो दूसरे का डी ऑप्शन। मोल भी क्या होती है, यूनिटलेस। मोल की यूनिट हो जाती है मोल, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। मोलैलिटी मोल पर केजी होती है, तो इसका आंसर जी हो गया, है ना। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल, तो इसका सी ऑप्शन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, तो इसकी ऑप्शन एफ हो गया। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ग्राम पर ml, तो 7वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। मास की क्या होती है केजी, तो इसका क्या हुआ आई हो गया। ये हमारे पास आंसर हो गया, सिंपल। अब असर्शन रीजन देखते हैं। तो असर्शन रीजन में क्या कह रहा है हमारा आंसर जो है, असर्शन रीजन में क्या कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, द एम्पेरिकल मास ऑफ एथेन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। जो एम्पेरिकल मास एथेन का होगा हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो पहले देखते हैं एथेन, तो क्या होगा इथीन, C2H4।
C2H4 क्या होगा, CH2 होगा। तो CH2 क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकाला जाए तो ये 14 हो जाएगा, इसका कितना होता है 28 होता है, तो इसका तो हाफ है, इसका क्या है ये हाफ है, ये तो सही बात है। अब क्यों है, क्योंकि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट को होल नंबर के रेशियो में कंपाउंड के, ये भी बिल्कुल सही जवाब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12। क्या कहना चाह रहा है कि एक जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो एक कार्बन 12 एटम के 1/12 मास के बराबर होती है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, कार्बन 12 आइसोटॉप जो है मोस्ट एबंडेंट आइसोटॉप होता है कार्बन में, जो एक इसी वजह से इसको जो स्टैंडर्ड में सेलेक्ट किया गया, ये सही बात। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये क्यों 1/12 पार्ट है, इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 3 है, जबकि इसमें कितना है, 1 है। सही जवाब है क्या, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इसमें हम डेसिमल के बाद में नॉन जीरो के साथ साथ डेसिमल को भी इंक्लूड करते हैं, इसमें 3 है, इसमें जीरो को नहीं लिख सकते, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें हमेशा 1 रहेगी, बिल्कुल सही जवाब। अब क्या कहते हैं, जीरो जो है एट द एंड ऑफ राइट, जीरो जो है एट द एंड ऑफ राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, नहीं ये गलत बात, राइट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं डेसिमल के बाद, राइट वाले नहीं होते हैं, क्या होना चाहिए, लेफ्ट वाला, डेसिमल के लेफ्ट वाले जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना, तो ये गलत है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ए सही है, ए सही है, आर क्या है, गलत है, ए सही आर गलत, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंबशन ऑफ 16 ग्राम मेथेन प्रोड्यूस 18 ग्राम वाटर। तो हम देख लेते हैं मेथेन का कंबशन, CH4 + O2 से क्या बनेगा, CO2 + H2O, H2O कितना होगा, 2 H2O, तो मेथेन का 16 ग्राम मेथेन, पानी कितना होगा 18 ग्राम, पानी के 18 ग्राम होगा, नहीं होगा, कितना मोल है 2, तो 2 × 18 बराबर 36 ग्राम पानी, तो पानी क्या बनेगा 36 ग्राम, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 36 ग्राम, तो एसर्शन गलत, एसर्शन अगर गलत होगा तो क्या हो सकता है, रीजन फॉल्स हो सकता है, एसर्शन गलत है, रीजन सही हो सकता है। अब रीजन देख लेते हैं, इन द कम्बशन ऑफ मेथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, कम्बशन में मेथेन में क्या तुम्हारा पानी प्रोडक्ट होता है, क्या बोला, इन द कम्बशन ऑफ मेथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, वाटर क्या है, प्रोडक्ट होता है, सही है, बाकी सारी क्या होती गैसेज होती निकल जाती हैं, ये बिल्कुल सही जवाब। तो रीजन सही, एसर्शन गलत, एसर्शन गलत, रीजन सही, तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है दे दें 1-2 क्वेश्चन इस बार, तो यहाँ से जो क्वेश्चन देने की संभावनाएं हो सकती हैं वो क्वेश्चन नंबर 43 एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, देखो क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट है रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 इन CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl रिएक्ट करता है, CaCl2 CO2H2 बना रहा है, ठीक है, वाट मास ऑफ CaCl2 आर फॉर्म व्हेन 250 ml ऑफ 0.76 मोलर HCl रिएक्ट विद 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नेम द लिमिटिंग रीजेंट, तो पहले क्या करना है CaCl2 का मास निकालना है, फिर लिमिटिंग रीजेंट बताना है, फिर हमको क्या करना है CaCl2 के कितने मोल इसमें बने, तो ये हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है नीट 26 में आने की संभावनाएं हैं, किस टाइप के आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मोल से तो हर बार क्वेश्चन पूछता है, कंबशन वगैरह हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन अपना करते हैं 43 में हम रिएक्शन लिख लेते हैं, तो क्या है CaCO3 प्लस के साथ में 2HCl क्या बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, साथ में CO2 बन रहा है, साथ में H2O निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है 100 ग्राम पर मोल, इसका 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से मोल निकाल लेते हैं ना, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट दिया कितना है हमारा 1000 ग्राम, तो कितना रख देंगे 1000 अपान में मॉलिक्यूलर मास 100, तो मोल कितना आ गया 10 मोल, तो कितना आया 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आया, ठीक है, 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है। अब हम देखते हैं HCl का कितना दिया गया मोलरिटी 0.76 है ना, 0.76 HCl की मोलरिटी दी गई है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे इसका मोल, तो मोल ऑफ HCl इक्वल टू में मोलरिटी इंटू में वैल्यूम, मोलरिटी 0.76 इंटू में वैल्यूम कितना दिया गया है, वैल्यूम HCl का दिया गया है कितना 250 ml है ना, तो क्या रख देंगे 250 ml डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ जाएगा 1/4, तो 0.76 डिवाइडेड बाई 4
ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 0.19 मोल। ये क्या आया? HCl। ये HCl का मोल कितना? 0.19 मोल आया और कैल्शियम कार्बोनेट का 10 मोल आया। ठीक है, तो हम ये क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारा इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन के अनुसार क्या कहता है? इक्वेशन क्या कहता है कि यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल CO2 और 1 मोल पानी देता है ना। मतलब 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ये देगा, 2 मोल HCl के होंगे, ये रिएक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 0.19 मोल ऑफ HCl क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना कैल्शियम क्लोराइड होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl क्या करता है, 1 मोल CaCl2 को प्रोड्यूस करता है। 1 मोल CaCl2 प्रोड्यूस, सही बात है, 1 मोल CaCl2 को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर क्या करता है यहाँ से, जब 2 मोल इतने में करेगा तो 1 मोल कितने में करेगा, 1 मोल 1/2 में करेगा, तो हमारे पास मोल कितना आया 0.01। तो 0.19 मोल HCl कितने में करेगा, तो निकाल लेते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.19, तो ये जो निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना 0.095 मोल किसके बन जाएंगे, CaCl2। ये CaCl2 के मोल बन के तैयार हो गए। तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 ये हमको चाहिए, तो क्या होता मोल, तो मोल कितना 0.095 मल्टीप्लाई बाई, है ना, सॉरी हाँ सही बात, तो ये कितना आ जाएगा इसका कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकाल लेते हैं एक बार। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, है ना, प्लस के साथ क्लोरीन का, एक क्लोरीन का 35.5, तो आ जाएगा 40 + 71 बराबर 111, 111 ग्राम पर मोल आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसका मास चाहिए, है ना, इसका हमको मास चाहिए, तो मास निकालते हैं। तो मास इक्वल टू में वेट ऑफ CaCl2 इक्वल टू में मोल 0.095 मल्टीप्लाई बाई 111, ये निकल के आ जाएगा 10.54 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा 4.5 ग्राम आ गया। अब यहाँ से कहना क्या चाह रहा है, जो लिमिटिंग रीजेंट होगा, अगर यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट अगर निकालेगा तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो सकता है, HCl। क्यों, क्योंकि मोल पानी स्टोइकियोमेट्री लाएंगे, इसका मोल निकालो 10/1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर लाओगे तो कितना आ जाएगा 0.19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सबसे कम होगा, तो ये क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट। तो इस केस में जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वो कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, है ना, HCl हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन तो ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट वाला 45 क्या कहता है। 45 क्या कह रहा है, एक बॉक्स है जिसके पास में कुछ आइडेंटिकल रॉड है कलर बॉल की, जिसमें लेबलिंग ए किया गया है, उसका वेट 2 ग्राम है। दूसरी बॉक्स आइडेंटिकल ब्लू कलर की है, उसके लिए उसको B किया गया है, उसका वेट 5 ग्राम है। तो उसका कॉम्बिनेशन AB, AB2, A2B, A2B3 ये सब किए गए हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या इसके लिए अप्लीकेबल है, तो इसको हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है 45। तो इधर देखते हैं कॉम्बिनेशन, इधर हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा, है ना, और इधर जो होगा हमारे पास में मास ऑफ ए का मास आ जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं मास ऑफ B, ये हमारे पास में मास ऑफ B आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, ये AB है पहला, AB2 दिया है, A2B दिया है और A2B3 दिया गया। ठीक है, ओके, तो मास ऑफ A कितना है, ये 2 है, हमको दिया गया ना, A का मास कितना है 2 ग्राम, A का जो मास है 2 ग्राम दिया है और B का जो मास है 5 ग्राम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको A कितना है 2 ग्राम है, B कितना 5 ग्राम है। यहाँ पर A 2 ग्राम है, B कितना हो गया 2 × 5 बराबर 10 ग्राम हो गया। यहाँ पर A कितना है 2 × 2 बराबर 4 हो गया। यहाँ पर B कितना है 5 ग्राम है। यहाँ पर A कितना है 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 × 3 बराबर यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मास ऑफ जो B है ना, मास ऑफ जो B है वो क्या कर रहा है, फिक्स है ना, मास ऑफ B क्या है, फिक्स है। मास ऑफ B विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ A, जो मास ऑफ B है वो मास ऑफ A के साथ में फिक्स कंबाइन कर रहा है ना। देखो यहाँ पे A का मास फिक्स है, A का मास फिक्स है, तो यहाँ पर कितना है 5:10 यानी 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, और अगर इस केस में देखा जाए तो 5:15 यानी 1:3 के रेशियो में है। तो यहाँ पर मास यहाँ पे A का मास कांस्टेंट है, तो ये A2B3 में आ गया 1:3 रेशियो। पहले वाले में कंबाइन, वो पहले वाले मास में क्या है 2 है, A का फिक्स है, तो उसमें क्या आ जाएगा 1:2 रेशियो आ जाएगा। तो ये जो है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए वैलिड है। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज अप्लीकेबल। क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज अप्लीकेबल। तो हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसके क्या कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। तो अब हम लोग मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, तब देखते रहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मुलाकात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। धन्यवाद।